टेबल में हमने पढ़े थे ग्रुप्स। एक ग्रुप था 4A, पढ़ा था ऐसा कोई ग्रुप? इसके अंदर क्या क्या था? हमने कहा सर इसके अंदर था कार्बन था, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था। ग्रुप 4A का होने की वजह से इन सब के एंड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। ग्रुप 4A में होने की वजह से इन सब के एंड में कितने इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों? 4। टोटल ग्रुप्स कितने थे? तो सर टोटल ग्रुप थे 8। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल ग्रुप 8 थे। एक था 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ठीक है, सही है। 8A ऐसा ग्रुप था जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता था। ठीक है, नोबल फैमिली याद है जो नोबल थी, तो उसको भी इंशाल्लाह हमने पढ़ा था। खैर, बाकी बच गए 7 लोग। 7 लोगों को अगर लाइन से खड़ा किया जाए और गिनती की जाए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को गिनती करके लाइन से अगर हम खड़ा करें सर, तो हमें पता लगेगा इन 7 में बीच में कौन सा बंदा आ रहा है। 3 बंदे इस तरफ गए, 3 बंदे इस तरफ गए, तो बीच में कौन बचा? हमने कहा जो बीच में ग्रुप बचता है वो कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 4 है। हमने ये भी पढ़ा था सर, सारी बातें इसलिए जहन में डाल रहा हूँ कि ये सारी बातों का कॉन्सेप्ट देखो, जब 10वीं में पहुँचे हैं तो 9वीं की बातों का आइडिया होगा तो फिर हम कर सकेंगे दोबारा। एक बात और बताता चलूँ, अब जो टॉपिक स्टार्ट होने लगे हैं ये सारे के सारे टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, लॉजिक होगी, तो हम उसको समझ के याद कर लेंगे। और अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट और लॉजिक नहीं होगी तो फिर वैसे ही जैसे स्कूल में याद करते हुए आ रहे वैसे याद कर लेंगे। सही है, ठीक है। तो अब चॉइस आपके पास है कि आप पढ़ने भी आए हैं तो पढ़ के सर हम लाजमी सी बात है हम कुछ सीखने के लिए आए, हम सिर्फ रट्टू तोते तो नहीं हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ग्रुप 1A, 2A, 3A ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। 1A वाले, 2A वाले और 3A वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और 6A, 7A, 8A वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। सॉरी, 8A वाला तो करता ही नहीं है। 5A, 6A और 7A वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कैसे लेते हैं और क्यों देते हैं, ये पूरे टॉपिक्स है। 1A, 2A वाले देना चाहते हैं, और ये जो बीच में आया हुआ है ये क्या करता है? ये कभी इलेक्ट्रॉन लेता भी है और कभी इलेक्ट्रॉन देता भी है। ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन दोनों करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं सर। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसलिए ये कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 4A में आने वाले कितने बॉन्ड बनाते हैं सर? 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी टेक्निकल बात है जो कि हमें बहुत काम आएगी 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों। कि ग्रुप 4A में तो सबसे ऊपर कौन है? कार्बन। बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा ये सर? 4 बॉन्ड बनाएगा सर। सही है। कार्बन की एक कॉम्पिटेंसी जो कि कल हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था और मैंने उसका एक इंट्रोडक्शन अभी भी दिया कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। बड़ी माज़रत, आज मेरा गला को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं जब लाउडनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा गला कहता है ना, आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो शायद मेरी आवाज़ ज़रा कम पहुँच रही हो, या आप शायद खुश हो कि सर शुक्र है आपकी आवाज़ कम हुई। जैसा आप एक कार्बन की जो कॉम्पिटेंसी है जो कि उसको तमाम एलिमेंट से अलग करती है, एक कार्बन की वो कॉम्पिटेंसी जो कि उसको तमाम एलिमेंट से दोस्तों अलग करती है, वो ये है कि कार्बन ये जो 4 बॉन्ड बनाता है ना, हज़ारों कार्बन एक लाइन में जुड़ जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं। क्या खसूसियत कार्बन की उसको बाकियों से अलग करती है? और कल आपने बताया था कि टोटल 5 करोड़ कंपाउंड्स में से सिर्फ 4.5 करोड़ कंपाउंड्स तो कौन कब्जा करके बैठे हुए? मिस्टर कार्बन। हमारा जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसके अंदर कार्बन के एटम्स होते हैं और हज़ारों में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? ये खुदा ताला की कुदरत के, फिर वही बात जिसके पास इल्म है वही सोच सकता है और वही बात बयान कर सकता है। बार बार जहन में आ जाता है, फिर हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि देखो हम सब हैं तो इंसान हैं,
लेकिन फिर भी हम सब इंसानों में फ़र्क है। हाँ सर, बड़ी अच्छी बात बताई आपने, हमें भी दिखता है सब इंसानों में, चेहरे हम देखते हैं तो हमें भी क्या दिखता है, हाँ, लेकिन चेहरे अगर एक जैसे भी हो जाएं, चेहरे अगर एक जैसे भी हो जाएं, ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूँ आते भी एक जैसी कर दें आप, चेहरे, आते, कपड़े, सब कुछ मैं कह रहा हूँ एक जैसा कर दें, लेकिन खुदा ताला ने जब हिसाब होगा तो अब जब वो जो बिल्कुल जुड़वा हो बोलेंगे सर हम तो एक ही हैं, खुदा ताला के दरबार में पेश हो, बोला हम एक ही हैं, गुनाह ये करता था मैं थोड़ी करता था, फिर भी दो इंसानों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ ऐसी बनाई हैं जो कि उसकी यूनिक है। अब आज के दौर में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों के अंदर थंबप्रिंट ऐसी चीज़ जो सबका अलग, आँखों से निकलने वाली रेडिएशंस ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर इंसान की अलग, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड है हर इंसान का, सारे हैं किससे मिलके बने, लेकिन हर किसी के ब्लड के कार्बन एटमों की तरतीब अलग अलग है। तरतीब बदल गई, खून बदल गया, इंफॉर्मेशन बदल गई। दोस्तों, कहने का मकसद ये, बात किधर से किधर निकल जाएगी, कार्बन की जो कॉम्पिटेंसी है, कार्बन की कॉम्पिटेंसी यही है कि वो कार्बन अपने जैसे और दीगर कार्बन एटम के साथ हज़ारों बॉन्ड बना लेता है, चेन में जुड़ जाते हैं, हज़ारों कार्बन एटम्स किस में जुड़ जाते हैं, चेन में जुड़ जाते हैं। दोस्तों, ये अमल कहलाता है कैटिनेशन। क्या कहलाता है सर? ये हमें काम आएगा चैप्टर 17 में। कैटिनेशन की जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है वो है कार्बन के अंदर। इसी ग्रुप में और कोई नीचे है? ठीक है, तो सुना है सर जो एक साथ होते हैं उनकी आदतें भी मिलती जुलती होती है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है? तो ग्रुप 4A के अंदर सिलिकॉन और जर्मीनियम भी आपस में एक दूसरे के साथ जब क्रिस्टल बनाते हैं तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ, यही बहुत सारे सिलिकॉन के एटम, जैसे कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, सिलिकॉन के भी जुड़े हुए होते हैं और जर्मीनियम के भी जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इनका एक अलग से चैप्टर बना दिया कि इनकी खसूसियात, पहली बात क्या है सर, मिलती जुलती, इनकी खसूसियात क्या है, पहली बात। दूसरा, चूँकि हम ये आपके उस क्यों का जवाब दे रहा हूँ कि सर इन्हीं का चैप्टर क्यों बनाया, बाकियों का क्यों नहीं बनाया, वैसे तो हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम चूँकि बुनियादी स्टडीज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जिनका डेली लाइफ से ताल्लुक़ है। इनका क्या है सर? तो अब हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। खाली दोस्तों, अगर कार्बन की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है सर, कार्बन भी वैसे 3 किस्म का पाया जाता है। ये आपने 9th केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया था, 612, 613, 614। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? 6C12 वाला सबसे, तो हम हमेशा इसी की बात करते हैं, सही है, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना सर? एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, हाउ मच? 6। 12 क्या है दोस्तों इसका? मास नंबर, हाउ मच? 12 है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? तो लेकिन अब बंदा कौन है? कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना सर? 6। मास नंबर दोस्तों कितना? लेकिन आप खुदा ताला की कुदरत का अंदाज़ा इससे लगाओ कि खुदा ताला ने 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास वाले कार्बन भी अलग अलग किस्म के बनाए। मतलब हम जब डायमंड को उठा के देखते हैं, किसको उठा के देखते हैं सर? डायमंड को, हीरे को उठा के देखते हैं, तो उसके अंदर भी एटम्स किसके हैं? एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक मास कितना? पेंसिल की नोक जिस चीज़ से बनी है उसे कहते हैं सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को उठा के देखते हैं, उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता लगता है सर ग्रेफाइट भी किससे मिलके बना? कार्बन से। एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक मास कितना? इतना ही नहीं सर, हम कोयले को उठा के देखते हैं, कोल को उठा के देखते हैं, तो हमें पता लगता है सर कि कोयला भी किससे मिलके बना? एटॉमिक नंबर कितना? 6। एटॉमिक मास कितना? ये कुदरत का नमूना देखो कि चीज़ें दिखने में क्या है फिर, इन तीनों को देखोगे तो आप दिखने में एक जैसी। आपको पता है डायमंड, अच्छा फिर कोल में भी अलग अलग, एक होता है ब्लैक कोयले की तरह, एक होता है चारकोल शेप का, वो ज़्यादा ब्लैकिश नहीं होता है, उसमें ग्रे कलर ज़्यादा होता है, ठीक है। एक और चीज़ होती है, वो होता है सर चारकोल, ठीक है। इसी तरीके से एक और किस्म का कार्बन पाया जाता है, ठीक है, उसे प्यार से दोस्तों कहते हैं बकी बॉल।
या उसको प्यार से कहते हैं C60 भी। अभी देखते हैं। सादी सी बात यह है कि ये सारे के सारे हैं क्या? कार्बन। हम देखते हैं सर, सबका एटॉमिक नंबर कितना? 6, एटॉमिक मास कितना? 12। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, इनकी स्टेट क्या है? यानी ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सर ये सारी की सारी जो कार्बन है अलग अलग किस्म के, हम जानते हैं कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये क्या है सर? सॉलिड है। क्या है? अगला सवाल ये पैदा होता है, बताएं सर कि सारे सॉलिड एक जैसे होते हैं या सॉलिड अलग अलग किस्म के होते हैं? तो दोस्तों सॉलिड भी अलग अलग किस्म के होते हैं। सॉलिड भी क्या होते हैं सर? अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं सर जिनके अंदर एटम्स की जो जगह होती है वो फिक्स होती है, एक 3 डायमेंशनल उनकी अपनी एक शेप होती है। लाइक शुगर, चीनी का अगर हम दाना लें, ठीक है, तो चीनी के क्रिस्टल को तोड़ें भी तो फिर एक छोटा क्रिस्टल निकलेगा, उसको तोड़ें, फिर आप चूरा करते जाएं, आपके लिए वो चूरा हो गया है। लेकिन फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दोस्तों कुछ सॉलिड ऐसे हैं कि उनको अगर हम कट भी करें तो दोबारा उन्हीं के जैसी शेप का ही एक सॉलिड निकलता है, अलबत्ता छोटे साइज़ का। किस साइज़ का? लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं सर, उनको अगर कट करें तो दोबारा उसी शेप का सॉलिड निकलता नहीं है। अब पाउडर की अगर मैं आपसे बात करूं, पाउडर फॉर्म है, पाउडर क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? सॉलिड है, ठीक है, सही है। तो सॉलिड भी दोस्तों 2 किस्म के हुए। एक ऐसे सॉलिड जो वाज़े अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, सॉलिड कहते हैं सख्त चीज़ को। कैसी चीज़ को कहते हैं सर? सख्त चीज़ को ना। तो चीनी क्या है सर? क्रिस्टल है, सख्त फॉर्म है ना। तो ये डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और ये बक्की बॉल्स हो गया। ये कार्बन की कौन सी फॉर्म है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर हार्डनेस क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। यानी अगर आप डायमंड लें, डायमंड एक तो ये हमारे इधर जो आमतौर पे सफ़ेद हो रहे होते हैं, डायमंड नहीं होते भाई। डायमंड बहुत महंगा होता है, छोटे मोटे मिल रहे होते, बोला सर मेरे पास डायमंड है। 10 रुपये की चेन मिलती है, वो पीली वाली, बोला सर ये सोने की है। तो ऐसा नहीं होता है, सही है, ठीक है। तो वो डायमंड नहीं है। जो प्योर डायमंड होगा, अगर आप इतना सा पीस डायमंड का लें और इतना सा पीस कोयले का लें, किसका लें सर? आपको कोई डायमंड उठा के मारे और एक बंदा कोयला उठा के मारे तो क्या लगेगा सर? ज़्यादा डायमंड लगेगा सर। कोयले को हमने पकड़ा हुआ है, हल्का होता है। ऐसा होता है सर, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जो कोल है, चारकोल है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये हार्ड सॉलिड्स नहीं है। ऐसे सॉलिड्स को दोस्तों प्यार से कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक मखसूस शक्ल होती है कि एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी हार्ड सॉलिड, ठीक है, और एक होता है ऐसा सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन की तरह हार्ड ना हो, उसे कहते हैं सर एमॉर्फस सॉलिड। बाकायदा आप अगर दोनों का एक जैसा साइज़ लें तो आपको दोनों के वेट में क्या दिखेगा, मास में क्या दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। तो इसको हम प्यार से फेक सॉलिड्स भी कहते हैं या सॉफ्ट सॉलिड्स भी कहते हैं, और इसको प्यार से ओरिजिनल सॉलिड्स भी कहते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं। ओके, लेकिन सर खुदा ताला की कुदरत का नमूना देखो कि ये पहली बात ये सारे हार्ड हैं और इसके जैसे और जो हैं वो क्या हैं, सॉफ्ट हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों हार्ड तो है लेकिन तीनों की हार्डनेस भी एक जैसी है। तीनों के तीनों क्या, क्रिस्टलाइन हार्ड भी हैं, लेकिन तीनों की खसूसियात फिर भी एक जैसी। सादी सी बात ये है, केमिस्ट्री के अंदर हमने एक फिनोमेना बना दिया। हमने कहा कि अगर हमें एक केमिकल दिखे, एक एटम दिखे या एक एलिमेंट दिखे, अगर वो बंदा एक ही हो, अलबत्ता जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसकी शक्ल है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हो, अलग अलग हो ना भाई। कोयला क्या इसकी तरह है, डायमंड की तरह? नहीं सर, बंदा एक ही हो, केमिकल एक ही हो, अलबत्ता उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो। तो ये सारे एक दूसरे के कहलाएंगे एलोट्रोप्स। ये सब एग्जाम की एमसीक्यूज है। ये सारे सर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एलोट्रोप्स।
और ये अमल दोस्तों कहलाएगा एलोट्रोपी। ये अमल क्या कहलाएगा? एलोट्रोपी। अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ कि इसको कौन सी चीज़ हार्ड बना रही है सबसे। एक और एग्जाम की MCQ है, खुदा ताला ने जितनी चीज़ें हैं इस कुदरत के अंदर हमें बना के दी हैं, इस यूनिवर्स के अंदर खुदा ताला ने हमें जितनी चीज़ें बना के दी हैं, उन सब में सबसे सख्त तरीन जो चीज़ है वो कौन है सर? डायमंड दुनिया की सबसे सख्त तरीन चीज़ है। लेकिन तो भाई कहने का मकसद ये जो मटेरियल डायमंड बना के दिया है सर, ये क्रिएटर ने बना के दिया है। सो एग्जाम की MCQ है, लिख लें इसके साथ जुमला लिख लें, डायमंड इज आ हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। डायमंड दुनिया का सबसे सख्त तरीन मटेरियल है जो कि नेचुरली अकर मतलब पाया जाना। दोबारा, डायमंड इज द मेरे से कम बुलवाओ यार थोड़ा भाई। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। नोट कर ली? नेचुरली मतलब जो खुदा ताला ने बना के दिया, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अगर सवाल ये पैदा होता है इसके अंदर ऐसा क्या काम हो रहा है जो कि इसे हार्डेस्ट मटेरियल बना रहा है, तो इतनी तो बात कंफर्म है, आप ही ने बताया सर। डायमंड कार्बन है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक है। और कार्बन के अंदर दोस्तों एक कॉम्पिटेंसी है, उसे कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? वो मैंने आपको बताया था, उसके मुताबिक कार्बन अपने जैसे ही दूसरे कार्बन भाई के साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड। और सिर्फ एक या दो दफ़ा नहीं बनाता, हज़ारों लाखों की तादाद में बना लेता है। ये कार्बन इसके पड़ोस के साथ आगे एक दूसरा कार्बन जुड़ गया, फिर इधर फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, इस तरीके से कितने कार्बन। ये खसूसियत जो है ये किसके अंदर है? कार्बन के अंदर है, ठीक है, सही है, जो कि इसको बाकी तमाम मटेरियल से मुमताज़ करती है। मुमताज़ मतलब मुमताज़बाजी की बात हो रही है, मुमताज़ मतलब अलग करती है। बात समझ में आ रही है? तो अब होता क्या है दोस्तों, कितने बॉन्ड बनाता है एक कार्बन सर? 4 बॉन्ड बनाता है ना, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड जब कार्बन बनाता है, अब ये हार्डेस्ट मटेरियल है, तो सॉलिड की ख़ास बात क्या होती है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये सॉलिड है या ये सॉलिड है? पहला वाला कि दूसरा? तो दूसरा वाला सर सॉलिड है। क्या काम हो रहा है? ये क्यों नहीं है सर? ये क्यों नहीं है सर? ये जो अगर ये आपकी बॉन्डिंग है या ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स इसमें एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं है, बनिस्बत इसमें बॉन्ड। याद रख लो, ऐसी चीज़ को कहते हैं, बॉन्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है जोड़ना। चप्पल वालों के पास, मोचियों के पास बॉन्ड पड़ा होता है, उसको प्यार से कहते हैं समद बॉन्ड। तो वो चीज़ों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है सर? जोड़ने के। तो बॉन्ड का मतलब ही दोस्तों क्या होता है? जोड़ना। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसी बॉन्डिंग है कि हर कार्बन कितने कार्बन एटमों के साथ जुड़ा होता है? 4, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 के 4 के साथ जुड़ा होता है। इसके पास एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। अब ये क्या कहानी है, इसके बारे में दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, ठीक है। ये हमसे फ़िलहाल कोई भी नहीं पूछेगा। अभी सादी सी बात जो मैंने आपको बताई थी, कार्बन के एंड में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन s का था और 3 किसके थे? p के थे। ये sp3 यानी एक s का और 3 p का, हर कार्बन का एक s और उसके 3 p वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो यूं जो बॉन्डिंग बनती है इन तमाम के दरमियान, इस हाइब्रिडाइजेशन को दोस्तों प्यार से कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? कितने बॉन्ड बने हुए इसमें? चारों के चारों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हुए। ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड भी 2 किस्म के होते हैं, ये भी बता दूं, ये सब आप केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में पढ़ोगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों। एक कहलाता है सिग्मा बॉन्ड,
और एक कहलाता है दोस्तों पाई बॉन्ड। सिग्मा होता है कैसा बॉन्ड, पाई होता है कैसा बॉन्ड। इसके चारों के चारों बॉन्ड होते हैं सिग्मा। कैसे बॉन्ड है सर, डायमंड हार्ड होने की वजह चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी तो कार्बन है, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, 4। अलबत्ता ग्रेफाइट के अंदर दोस्तों जब हम देखते हैं हमारे सिलेबस में इन दो का डिटेल से जिक्र है, इनका जिक्र ना होने के बराबर है, लेकिन मैंने नोट्स में लिख दिया है, ठीक है, सही है। इन दो का ज़्यादा जिक्र है। ग्रेफाइट की सर अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट भी कार्बन है और 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। अलबत्ता इसका S और 2 P जो होते हैं ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। तो एक P तो बच गया ना सर, इलेक्ट्रॉन तो टोटल कितने थे, आपने 1 और ये 2 कितने हुए, 3। तो चौथा क्या कर रहा है, तो चौथा दोस्तों कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। यानी ऐसा बॉन्ड जो कि ना होने के बराबर एक वीक बॉन्ड है, यानी वो इलेक्ट्रॉन तकरीबन आज़ाद है। भाई ये बॉन्ड कौन बनाते हैं, मैं बना रहा होता हूँ, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ना, ये बॉन्ड कौन बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बना रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाता है या वीक बॉन्ड बनाता है। तो जब वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है सर, तो फिर वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन उस मटेरियल के अंदर पूरे के अंदर फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है, फारिग है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका फारिग है, आवारागर्दी करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है सर, एक चार्ज है। और सर कलीम ने हमें बताया था 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पेरियोडिसिटी के अंदर हमें मेटलिक कैरेक्टर पढ़ाया था, हमें मेटल्स के बारे में बताया था। मेटल्स ऐसी चीज़ को कहते हैं सर कि जिसमें से चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। क्या करता है, सब एग्जाम की MCQ है, जो बताता जा रहा हूँ सारी चीज़ें उसी तरीके से लिखी हुई मिल जाएंगी। ग्रेफाइट के अंदर सर वो जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी बॉन्डिंग में हिस्सा ना, वीक बॉन्ड है ना, यानी फ्री है एक किस्म का। फ्री किसे कहते हैं, जो ज़्यादा फ्री हो रहा होता है उसे फ्री कहते हैं सर। फ्री मतलब जो इजीली क्या कर रहा हो, मूवमेंट कर सके, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ग्रेफाइट के पास, ग्रेफाइट के अंदर बताओ एक कार्बन एटम या बहुत सारे, बहुत सारे सर, कैटिनेशन होती है ना सर, इनमें बताया था। हर कार्बन एटम के पास क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है सर, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो बनता है करंट। क्या बनता है, करंट, सही है। तो वो मटेरियल जिनसे करंट गुजरता है, वो मटेरियल जिनसे करंट गुजरता है उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, तो ग्रेफाइट के पास क्या है, इसलिए ग्रेफाइट में से क्या गुजरता है, करंट गुजरता है, इसलिए ग्रेफाइट एक कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर मतलब जिसमें से क्या गुजरता है। और अगर आपसे पूछा जाए डायमंड के बारे में, तो डायमंड के तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों ने क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसमें अगर हम तार लगाएंगे तो इसमें से करंट पास होता, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ऐसी चीज़ जिसमें से करंट पास ना हो उसे कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं सर, तो ये क्या है सर, कंडक्टर है, ये क्या है, इंसुलेटर है। ये भी एक सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड है, अलबत्ता दोनों के सॉलिडनेस पे फ़र्क है, ठीक है। अगर पेंसिल की नोक को हम हाथ लगाएं ना तो स्लिप भी होती है। क्या होती है, ये स्लिपरी सॉलिड है, ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है सर, ग्रे कलर का होता है, सही है। इसके अलग अलग इस्तेमालात हैं। अब देखो चूँकि ये भारी है, ठीक है सर, भाई डायमंड हार्ड है, भारीपन ज़्यादा है सर इसमें। तो जो भारी होता है सर, तो 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 था, उसका नाम था सर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिससे रिलेटेड एक वीडियो खुदा ताला के मौजज़े के नाम से यूट्यूब पे भी मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बताया था डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बताया था, डेंसिटी के बारे में बताया था। डेंसिटी किसी चीज़ को डेंसिटी किसी भी मटेरियल के किसको बताती है, भारीपन को, एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट। तो डायमंड की क्या ज़्यादा होगी, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, सही है। चूँकि डायमंड हार्ड है तो जो चीज़ जितनी हार्ड होती है वो उतनी जल्दी पिघल जाती है। नहीं सर, जो चीज़ जितनी हार्ड होती है उसको पिघलने में हीट क्या देनी पड़ती है। इस रिएक्शन को अपने तरीके से सही से करने के लिए, कंट्रोल मैनर में करने के लिए, सही से अदा करने के लिए दोस्तों वी नीड अ मटेरियल, उसे प्यार से कहते हैं ग्रेफाइट। न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम बम के रिएक्शन को तमीज़ से करवाने के लिए, कि तमीज़ से हो,
एक्सप्लोड ना कर जाए, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ, ओवरऑल बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा टॉपिक ही हो जाएगा तो फिर नहीं कर सकेंगे। तो इसे दोस्तों कहते हैं कंट्रोल रॉड। सही है, ठीक है। खैर, दीज ऑल आर द डैश ऑफ डैश, दीज ऑल आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। व्हेन वन सिंगल एलिमेंट फाउंड इन मोर देन वन शेप्स, अगर वो पाया जाए एक से ज़्यादा शक्लों में, दिस होल फिनोमिना इज नोन एज एलोट्रोपी। ये अमल क्या कहलाता है? अगर एक एलिमेंट पाया जाए एक से ज़्यादा शक्लों में, ये अमल क्या कहलाता है? और ये सारी शक्लें जो हैं उस मटेरियल की कहलाती है। कौन सी शक्लें? एलोट्रोपिक वाली शक्लें, यानी एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या कहलाती हैं? ठीक है, चलें जी, अब नोट से पढ़ते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन किन किन हालतों में पाया जाता है। तो कंपाउंड फॉर्म में कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कंपाउंड फॉर्म में किस तरीके से पाया जाता है। ये कंपाउंड फॉर्म नहीं है, सिंगल फॉर्म है। तो आज हम सिंगल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इन द फ्री स्टेट, पेज नंबर है सर 9, पेज नंबर 9। तो इन द फ्री स्टेट कार्बन अकर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन कितनी है? 3। कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल्स। और फिर है एमॉर्फस फॉर्म्स, लैम्प ब्लैक, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, गैस कार्बन, कोई नहीं फिर बड़ा नाम है, एस कार्बन ब्लैक। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि सुई गैस जो हमारे घर पे आती है, अगर हम उसे क्या करें, हीट करें, लेकिन कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमें कार्बन सॉलिड मिलता है कोयले के जैसा, उसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। क्या कहते हैं? ठीक है। इसी तरीके से ये जो चारकोल वाला कार्बन होता है, लकड़ी के अंदर भी कार्बन होता है, तो वुड को अगर हम हीट करें लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में? हवा की गैर मौजूदगी में, क्योंकि हवा की गैर मौजूदगी में, अगर मौजूदगी में जलाएंगे ना तो वो जल जाएगा, तो गैर मौजूदगी में जलाएंगे तो नहीं जलेगा। तो सर केमिकल रिएक्शन तो होगा, लेकिन इस तरीके से होगा कि ये अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं देगा, बल्कि अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। सादी सी बात, ये हीट देंगे और इसकी स्टेट को चेंज करवाएंगे, बट इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। तो दिखाया यहाँ पे। फिर देखो एलोट्रोपी की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपकी बुक का है। तो इफ एन एलिमेंट इज फाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म्स, अगर एक एलिमेंट फाउंड किया जाए यानी पाया जाए, कहाँ पाया जाए सर? फाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म्स, देन द फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रोपी। क्या कहलाएगा? और करके एक और डेफिनेशन लिखी है, दोनों में से कोई भी लिख लें। द फिनोमेनन इन विच एन एलिमेंट इज फाउंड इन 2 or more फिजिकल शेप्स इज नोन एज। ठीक है। फिर वही एलोट्रोप्स को भी बताया हुआ है उसी तरीके से, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स में डायमंड को एक्सप्लेन। तो हम कितनों को शो करेंगे? तो हम अपनी आसानी के लिए एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। उसमें हमने बताया सर कि एक कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड है, इधर भी एक कार्बन आया, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और इस वाले कार्बन ने कितने कार्बनों के साथ बॉन्ड बना लिए? 4 के साथ बना लिए ना। ये कार्बन ने एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 4 के साथ बना लिए। दोस्तों इस शक्ल को जब हम देखते हैं तो इसमें कोने दिख रहे हैं। कोने कितने हैं सर? 4 कोने हैं। 4 जैसी चीज़ को कहते हैं टेट्रा। क्या कहते हैं? कोने जैसी चीज़ को कहते हैं गोन या कार्नर। तो इस शेप को कहते हैं टेट्रागोनल या टेट्राहीड्रल। इस शेप को प्यार से क्या कहते हैं? टेट्राहीड्रल। तो जो डायमंड है, डायमंड का मॉलिक्यूल किस शेप में पाया जाता है सर? टेट्राहीड्रल शेप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर? सही है, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डायमंड किस किस्म की अपीयरेंस रखता है, क्या खसूसियात रखता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके ऊपर भी 9th केमिस्ट्री में हमने एक पूरी क्लास लगाई थी, जिसमें हमने फ़र्क पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? अभी सादी सी बात सिर्फ ये बता दूं, ज़ाहिरी तौर पे अपीयरेंस से जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये जहन में रख लें आप जिन्होंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इन प्योर फॉर्म डायमंड इज कलरलेस एंड ब्राइट। डायमंड की असल जो बात है सर शाइनिंग है ना इसमें, तभी तो इसको हीरा कहते हैं। कीमती होने की इसकी वजह क्या है सर? शाइनिंग, ब्राइट होता है। लेकिन प्योर फॉर्म में अगर बात करें तो आप डायमंड के आर पार देख सकते हो, हैं सर? डायमंड को तो हम आर पार नहीं देख सकते। डायमंड के अंदर तो कलर्स होते हैं, वाइट कलर्स, ब्लू कलर्स, ये अलग अलग। तो ये कलर्स जो होते हैं ये डायमंड की वजह से नहीं होते, इसके अंदर ऑक्साइड्स होती हैं। क्या होती हैं सर? तो ऑक्साइड्स की वजह से कलर्स होते हैं। किसकी वजह से कलर्स होते हैं सर? ऑक्साइड्स की वजह से कलर्स होते हैं। ओके, प्योर फॉर्म में डायमंड को अगर देखेंगे तो उसके अंदर कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। समझ में आ रही बात? दुनिया में सबसे मजबूत तरीन खुदा ताला की तरफ से बनाई गई चीज़ कौन है? डायमंड। इट इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए इसमें से करंट पास हो रहा 5.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से एक मटेरियल लाइट को कितना ज़्यादा बैंड करवा सकता है या कितना उसकी रफ्तार को कम करवा सकता है, दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे हम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और उसमें पढ़ेंगे सर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.45। ये क्या बता रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के अंदर। अभी सिर्फ अगर जहन में रखना चाहो तो इतना रख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि एक लाइट जब एयर से उस डायमंड के अंदर जाएगी तो कितनी उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। कितनी उसकी रफ्तार? इट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट अबाउट हाउ मच डिग्री सेंटीग्रेड? 3000। हाँ, ठीक है। कलर इन डायमंड आर ड्यू टू सम मेटल ऑक्साइड्स। डायमंड का जो कलर है वो अपनी वजह से नहीं है, उसके अंदर मेटल की क्या होती है? ऑक्साइड्स होती है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? तो सराफा बाज़ार में मिल जाता है, ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम। जी सर करते हैं। चूँकि ये हार्ड मटेरियल है तो जो चीज़ हार्ड होती है, जो चीज़ क्या होती है सर? हार्ड होती है। तो हार्ड चीज़ को कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई तुम प्लास्टिक की बंदूक लेके तो ड्रिल नहीं करोगे ना, प्लास्टिक से ड्रिल करोगे तो उसके लिए उसका भी हार्ड होना क्या है? तो डायमंड चूँकि हार्डेस्ट चीज़ है इसलिए किस में इस्तेमाल होता है? कटिंग में भी इस्तेमाल होता है, ग्लास कटिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये वो वाले हीरे नहीं है कोई नूर के हीरे जो आपने सुने हुए, उससे हम शीशे वीशे नहीं काटते। कुछ हीरों की खसूसियत ऐसी है कि उनके अंदर लाजमी सी बात है खूबसूरती है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कीमत भी क्या हो गई भाई? क्यों वो कीमती क्यों है? बस सर अजीब सा दिखता है इसलिए। तो उसके अंदर शाइनिंग है, खूबसूरती है, इस वजह से भी गोल्ड भी कीमती है, शाइनिंग है। एक तो उसके अंदर शाइनिंग है सर, और दूसरा सर उसको जंग नहीं लगता है, यही खसूसियत इसमें भी है। लेकिन डायमंड एक किस्म का नहीं है सर, अलग अलग किस्म के, और कलर्स भी अलग अलग किस्म के। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड होगी तो कलर्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपको ज़बान से बयान की है ना, वही सारी इसमें। फिर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इस तरीके से नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट पाया जाता है लेयर्स की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में जैसे दोस्तों अगर हम ये देखें, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, सही है। इस तरीके से कार्बनों की एक लेयर होगी, इस तरीके से कार्बनों की क्या होगी? एक लेयर्स होगी, सही है। फिर नीचे कार्बनों की भी क्या होगी? इन दो लेयर्स के दरमियान कुछ ना कुछ फासला होगा। जो कार्बन पाया जाता है, जो ये ग्रेफाइट पाया जाता है, वो लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसकी तरह हार्ड सॉलिड नहीं है सर। सॉलिड सर इधर लेयर्स में फासला है ना सर, ये ऐसा सॉलिड है सर जिसमें फासला नहीं था, इसलिए कैसा सॉलिड? हार्ड सॉलिड। सर ग्रेफाइट एज कम्पेयर टू डायमंड क्या है? सॉफ्ट है। उसकी शेप भी यहाँ पे दिख रही है, ये मैंने बनाई है। ये डायमंड की शेप मौजूद है, ठीक है, डायमंड की शेप मौजूद है। ये मौजूद है ग्रेफाइट की लेयर्स की फॉर्म में, हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में, सही है। फिर उसके भी इस्तेमालात बताए हमें। फिर डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान फ़र्क भी लिखा हुआ है, ये सारा आप पढ़ लेंगे।
तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक आके वाइंड अप हो गया। C60 नाम का जो बकी बॉल्स है, ये भी हार्ड क्यों है दोस्तों? देखो जैसे ये 4 हैं, 4 के बाद फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। C60 एक फुटबॉल बॉल की तरह है। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 60 एटम्स। कुछ ने आपस में डबल बॉन्ड बनाए हुए, कुछ ने सिंगल, एक फुटबॉल शेप में। किसकी शेप में? इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? बकी बॉल। सही है। ये भी हार्ड होता है। मॉलिक्यूल्स की तादाद जब बढ़ जाती है ना तो फोर्स क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। जब फोर्स ज़्यादा लगती है तो हार्डनेस क्या होती है? ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास